क्लास ट्वेल्थ में केदारनाथ सिंह जी की जो दूसरी कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उसका नाम है बनारस। बनारस एक बहुत ही प्यारी कविता है। एक ऐसी कविता जो इस शहर की संस्कृति, इस शहर के वैभव को दर्शाती है। वो बताती है कि किस तरीके से बनारस आज भी अपनी प्राचीन कालीन संस्कृति को बचाए हुए है। इस आधुनिकता की दौड़ में जब सभी शहरों में बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऐसे में भी बनारस का एक हिस्सा है जो आज भी अपनी पूरी उस संस्कृति को बचाए हुए है जैसा कि वो हजारों सालों से था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बनारस को दुनिया के शाश्वत शहरों में से एक माना जाता है। शाश्वत मतलब इटरनल, ऐसे शहर जो सभ्यताओं की शुरुआत से ही मौजूद हैं। भारत में बनारस एक ऐसा शहर है, विदेशों में एक ऐसा ही शहर रोम यानी इटली में माना जाता है। बनारस की और भी कई खासियत हैं, जैसे कि इसकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है, इसकी जो पूरी संस्कृति है, इसके जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, या इसके जो घाट हैं, या इसके मणिकर्णिका जैसे घाट जहाँ पर लोग अपने परिजनों की चिताएं जलाने के लिए लाते हैं, इन सभी बातों को समेटते हुए ये कविता आगे की ओर बढ़ती है। तो आइए एक बार बनारस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कविता में केदारनाथ सिंह क्या कहना चाहते हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। केदारनाथ सिंह कह रहे हैं कि इस शहर यानी कि बनारस में वसंत अचानक से आता है। मतलब एक बसंत का जो मौसम है वो बहुत ही अलग तरीके से आता है। वो अलग तरीके से आने क्या है असल में कि इस शहर में अचानक से लोगों की, श्रद्धालुओं की, धार्मिक लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ करके आती है, और जिस वजह से इस शहर में ऐसी चमक बनी रहती है, ऐसी रौनक बनी रहती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि वसंत में कोई शहर, कोई इलाका खिल जाता है, वैसे ही ये शहर अपने श्रद्धालुओं की वजह से, अपने जो पर्यटकों की वजह से इस शहर में एक अलग ही तरह का वसंत जैसा माहौल बन जाता है। और जब ये लोग आते हैं, जब आता है तो मैंने देखा है, ये तीसरी पंक्ति जो है, और जब ये लोग आते हैं तो मैंने देखा है कि शहर के दो इलाके जो कि लहरतारा और मडुआडीह हैं, वहाँ से ऐसा लगता है जैसे एक धूल का बवंडर उठ रहा हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन पर्यटकों की भीड़ जब यहाँ चलती है या अचानक से ये एक रेला सा आगे बढ़ता है तो उसकी वजह से इन इलाकों में धूल का एक बवंडर भी उठता है। तो इन पंक्तियों में हमने देखा कि केदारनाथ सिंह ने कैसे बताया कि इस शहर का वसंत, इस शहर का जो रौनक है वो बाकी शहरों से बहुत अलग है, क्योंकि ये वसंत है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से, यहाँ आने वाले पर्यटकों की वजह से, यहाँ आने वाले भक्तों की वजह से। आगे वो कहते हैं, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इसका मतलब है, ये एक प्रतीकात्मक भाषा में केदारनाथ सिंह ने इस बात को कहा है, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बनारस बहुत ही प्राचीन शहर है, तो वो कहते हैं कि जब लोग आते हैं तो इस शहर की जो जीभ किरकिराने का मतलब है कि इसमें एक अजीब सी सुगबुगाहट, एक अजीब सी चंचलता, एक अजीब सी रौनक इस शहर में हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। वो समझाते हैं कि जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। पचखियाँ का मतलब है शुरुआत होने लगती है उस चीज़ की, या अंकुर होने, अंकुरण समझते हैं। अंकुरण का मतलब है जब एक पौधा जमीन में से बाहर निकलता है तो उसका वो जो छोटा सा हिस्सा कहलाता है वो अंकुर कहलाता है, और पौधे के जमीन को तोड़ करके बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। तो पचखिए का मतलब है अंकुरण। तो जरा फिर से समझते हैं, जो है वह सुगबुगाता है, और इस बसंत के आने पर, इन लोगों के आने पर, इन श्रद्धालुओं के आने पर जो कुछ भी इस शहर में है उसमें एक सुगबुगाहट आ जाती है, उसमें एक लहर दौड़ जाती है, एक मस्ती की लहर दौड़ जाती है, और जो कुछ भी इस शहर में नहीं है वो इन श्रद्धालुओं के आने की वजह से इस शहर में
उगने लगता है, उसका अंकुरण होने लगता है। तो इन दो लाइनों का अर्थ यही था, जो है वह सुगबुगाता है, जो है वो फिर से उसमें एक चमक आ जाती है, और जो कुछ भी इस शहर में नहीं है उसमें एक नया अंकुरण होने लगता है, उसका नया जन्म होने लगता है। क्योंकि बाहर से आने वाले लोग अपने साथ अपनी संस्कृति और अपनी तहजीब भी लेकर के आते हैं, तो वो कुछ भी इस शहर में लगातार मिलता चला जाता है। आगे, आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। ये पंक्ति बहुत ही शानदार है, देखिए समझिए। और आदमी जब दशाश्वमेध घाट पर जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध घाट है बनारस का, तो वहाँ जाकर के पाता है कि घाट का जो अंतिम पत्थर है वो थोड़ा और मुलायम हो गया है। मुलायम होने का मतलब है कि इस शहर की संस्कृति कुछ ऐसी है कि कठोर से कठोर चीज़ भी यहाँ पर जीवित होने लगती है, उसके अंदर भी भावनाओं का संचार होने लगता है। मुलायम होने से और कोई मतलब नहीं है, बल्कि भावनाओं के संचार होने से ही मतलब है। तो पत्थर का मुलायम हो जाना असल में प्रतीक है कठोर से कठोर व्यक्ति के मन में भी भावों के उमड़ आने से। और देखिए, इस पंक्ति में मैं एक और चीज़ आपको ध्यान दिला दूं कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। पत्थर का मुलायम हो जाना, इसमें एक विरोधाभास है, ये एक बात दूसरी बात के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए यहाँ एक अलंकार हमें मिल जाता है और उसका नाम है विरोधाभास अलंकार। और आगे कहते हैं, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। और सीढ़ियों पर जो बंदर बैठे हुए हैं घाटों की, उनकी आंखों में भी एक नमी है। मतलब यहाँ के जो जानवर हैं उनमें भी भावुकता का समावेश है, उनमें भी भावुकता है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। और ये बसंत जब आया है, ये जब लोग आए हैं, इन श्रद्धालुओं के आने से भिखारियों के जो कटोरे हैं वो भी चमकने लगे हैं, उसमें भी एक चमक आ गई है, क्योंकि अब उसमें लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ पैसे या कुछ ना कुछ भेंट उसमें डाली है। आगे क्या कहते हैं, देखिए इसकी मैंने इसमें आपको संदर्भ दिया है, संदर्भ आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। प्रसंग में इस कविता में बनारस की संस्कृति और उसके वैभव पर प्रकाश डाला गया है। इस कविता की कोई भी पंक्ति आ जाए, आप इसी प्रसंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्याख्या हमने इसकी करी ली, विशेष की बात करेंगे। देखिए, विशेष के बारे में मैं बता दूं, चूँकि सभी में लगभग कुछ पॉइंट्स बहुत सिमिलर रहेंगे, कविता का कोई भी हिस्सा है विशेष लगभग वही रहेगा। जैसे भाषा खड़ी बोली है, आधुनिक युग के कवि हैं केदारनाथ सिंह, तो भाषा खड़ी बोली है। एक पॉइंट हम हमेशा ही जोड़ देते हैं कि भाषा सरल, सहज और सुबोध है। कई जगह यहाँ अनुप्रास अलंकार आया, जैसे एक जगह एक लाइन आई है, अचानक आता है इस शहर में बसंत, अचानक आता, तो अचानक आता, आ और आ के आने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और जैसा कि मैंने बताया था कि दशाश्वमेध घाट के पत्थरों का जिक्र है इस ऊपर वाले पद्यांश में, कि पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, और जहाँ पत्थर का मुलायम होने का जिक्र है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, विरोधाभास अलंकार। और देखिए, पूरी कविता पढ़ते हुए, अभी तक जो हमने ये कविता पढ़ी, उस कविता को पढ़ते हुए आपके दिमाग में, आपके जहन में एक चित्र बनता है कि कैसे बंदर आंखों में नमी लिए बैठे हैं, कैसे लोगों का जो रेला है, जो भीड़ है, वो लहरतारा और मडुआडीह से आ रहा है। वो चित्र बनने की वजह से जब कभी किसी कविता का पाठ करते हुए उसका चित्र आंखों के सामने बनने लगे, तो वो जो बिंब होता है वो होता है दृश्य बिंब। तो दृश्य बिंब की भी उपस्थिति है। तो ये विशेष के बिंदु इस ऊपर वाले पद्यांश के हो गए। अब आगे का पद्यांश देखते हैं। कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना। और वो जो भिखारियों के खाली कटोरे हैं उनमें जो चमक आ गई है, तुमने कभी देखा है कि खाली कटोरों में भी बसंत आ जाता है। बसंत आने का मतलब है खुशियों का आ जाना। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। और आगे बताते हैं कि ये शहर की जो पूरी प्रकृति है, शहर का जो अपना नेचर है, वो ऐसा है कि इसी तरह इसमें लोग आते हैं और इसी तरह लोग इसमें जाते हैं। लोगों का आना जाना इस शहर में लगातार चलता रहता है। आगे बताते हैं, इसी तरह रोज रोज एक अनंत शब ले जाते हैं कंधे। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कविता के बताया था कि मणिकर्णिका घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर लोग यहाँ पर अपने परिजनों की चिताएं जलाने के लिए लाते हैं, क्योंकि बहुत पवित्र माना जाता है बनारस में अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना। तो वही लाइन यहाँ आ रही है, इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे। और न जाने कितने शव यहाँ पर कंधों पर लद कर के आते हैं अपने अंतिम संस्कार के लिए।
अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इन शब्दों को कैसे ले जाते हैं? अंधेरी गलियों से चमकती हुई उस गंगा की तरफ, यानी कि एक तरीके से जैसा कि माना जाता है कि गंगा के पास या गंगा में राख बहा देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वो अंधेरी गलियों से उस चमकती हुई गंगा की तरफ आते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। और आगे कवि कहता है कि शहर की जो पूरी प्रकृति है वो इतनी प्राचीन है कि सब कुछ बड़ा धीरे धीरे होता है। धूल भी उड़ती है तो लगता है जैसे धीरे धीरे उड़ रही हो, लोग चलते हैं तो लग रहा है जैसे एक धुन, एक रिद्म के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, घंटे बजते हैं तो लगता है जैसे धीरे धीरे घंटे बज रहे हों, और शाम का मौसम भी जैसे मानो आसमान से बड़ा धीरे धीरे उतर रहा हो नीचे की तरफ। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी। तो देखिए, और फिर वो आगे कहते हैं कि ये जो धीरे धीरे होना है, ये सब कुछ जो धीरे धीरे होना है, ये धीरे धीरे होने की जो एक लय है, लय मतलब एक रिद्म जो है, एक ताल जो है, एक संगीत जो है, वो इस शहर को बहुत दृढ़ता से बांधे हुए, वो इस शहर को पकड़े हुए है। यानी कि उसने इस शहर की जो प्राचीन संस्कृति को है वो आज भी बचाए हुए है, और इस तरीके से बचाए हुए है कि कुछ भी गिरता नहीं है, कुछ भी जो है पुराना वो आज भी हिलता नहीं है, कुछ भी कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओ सैकड़ों बरस से। और चूंकि कुछ भी यहाँ बदला नहीं है, कुछ भी यहाँ हिलता नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे हजारों सालों से जो चीज़ जहाँ पर थी वो वहीं की वहीं रखी हुई है, क्योंकि सब कुछ इतने धीरे धीरे होता है कि कुछ भी अपनी जगह से हटा ही नहीं है। यही कारण है कि गंगा आज भी वहीं बह रही है, यही कारण है कि वहीं पर गंगा के किनारे पर घाट पर नाव बंधी हुई हैं, यही कारण है कि वहीं पर रखी है तुलसीदास, जहाँ 80 घाट पर जिन्होंने रामचरितमानस लिखी उनकी जो खड़ाऊँ हैं वो भी वहीं पर रखी हुई हैं। और ऐसा सैकड़ों वर्षों से है, हजारों वर्षों से है। ये शहर की संस्कृति है कि सब कुछ धीरे धीरे की लय में आज भी इस शहर ने अपना पुरानापन, अपना प्राचीन संस्कृति को आज तक छोड़ा नहीं है, संजोए रखा है, बनाए रखा है। इसमें भी हम जब देखेंगे तो देखिए कुछ बातें प्रसंग में वही बात आएगी, व्याख्या में आपको बता चुका हूँ। विशेष की यदि बात करेंगे तो पहले की तरह ही वही दो तीन पॉइंट पहले की तरह ही रहेंगे कि भाषा खड़ी बोली है, भाषा सरल सहज सुबोध है, और दृश्य बिंब इसमें भी है, क्योंकि सब कुछ बताया है कि कैसे धीरे धीरे धूल उड़ रही है, धीरे धीरे ये हो रहा है। अच्छा, पुनरुक्ति प्रकाश तो इतनी बार आया है, आप देखिए मैं ऊपर की तरफ ले चलता हूँ आपको, देखिए कितनी बार आया है। धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। जहाँ भी एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उसका अर्थ वही हो और उसका प्रयोग सिर्फ इसलिए हो कि कविता में कुछ चमक, कुछ ताल, कुछ नया संगीत पैदा हो सके, तो उस अलंकार को कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः माने बार बार, उक्ति माने बोलना, प्रकाश माने चमक, यानी बार बार बोलने से जब कविता में चमक पैदा की जाती है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। तो धीरे धीरे जितनी बार भी ये दो दो बार आया है, सब में आप देखेंगे कि यहाँ रोज रोज भी आया। देखिए एक लाइन है, इसी तरह रोज रोज एक अनंत शब्द ले जाते हैं कंधे, रोज रोज में भी पुनरुक्ति प्रकाश है। तो ये पूरा जो पद्यखंड है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश बहुत जगह आया है, तो ये इसका विशेष हो गया। 3 बिंदु तो आप ये समझ लीजिए कि इस कविता के हर पद्यखंड में आपको देने ही है। खड़ी बोली है, भाषा सरल सहज सुबोध है, दृश्य बिंब है। अच्छा, एक और चीज़ आप ले सकते हैं कि मुक्त छंद है। मुक्त छंद क्यों? क्योंकि किसी खास तरह की धुन या लय का इसमें प्रयोग नहीं होता। तो आप एक बिंदु और जोड़ सकते हैं इसमें कि जो छंद है वो कौन सा है? मुक्त है, क्योंकि मुक्त से ये छंद, क्योंकि ये छंद से मुक्त कविता है। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं इस शहर के बारे में। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। और वो कहते हैं कि किसी शाम को अचानक से बिना किसी सूचना के तुम इस शहर में चले आना। मतलब कहने का मतलब है कि पहले से प्लानिंग करे बिना अचानक से आ जाना इस शहर में, और तब देखना कि क्या महसूस होता है। क्या महसूस होता है फिर आगे की लाइन में कहते हैं, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। और कभी जब आरती जो शाम को होती है उसके प्रकाश में, आलोक का मतलब प्रकाश है, इसे अचानक से देखना। अद्भुत है इसकी बनावट, इसकी बनावट बहुत अद्भुत है। और कैसी है वो बताते हैं, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में।
इस शहर में हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आधा शहर थल पर है और आधा शहर जल में है, आधा मंत्र में है, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई आधे से ज़्यादा लोग लग रहे होते हैं किसी ना किसी मंत्रोच्चार में, आधा फूल में है, जगह जगह आपको फूल बिखरे दिखाई देंगे, मंदिरों पे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, लोग फूलों को डालियों में लेकर के बेच रहे होंगे तो लगेगा कि फूल ही फूल आधे शहर में फैले हुए हैं, आधा शव में है। और जैसा हम जानते हैं कि लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार यहाँ करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि आधा शहर में शव ही शव फैले हुए हैं, आधा नींद में है, जब ये शहर कभी भी पूरा नहीं सोता, आधा सोता है तो आधा शहर जाग रहा होता है, आधा शंख में है। और मंदिरों में हर वक्त कहीं ना कहीं से आधा शहर यानी कि आधी जगहों से या बहुत सारे हिस्सों से शंख की आवाज़ आ रही होती है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है, और अगर बहुत ध्यान से देखो तो हर चीज़ यहाँ पर जो है वो आधी है और आधी नहीं भी है। कितनी अद्भुत लाइन है कि आधा है भी और आधा नहीं भी है, क्योंकि एक पल वो है और अगले पल वो नहीं है, फिर दूसरे पल वो है और दूसरे पल तीसरे पल नहीं है। तो ये जो एक प्रक्रिया है इस शहर की, इसमें सब कुछ आधा आधा जैसा है, लेकिन वो आधा आधा होना असल में ये बात है कि ये प्राचीन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच में अपने आप को बचाए हुए है। तो आधे तरीके से प्राचीन संस्कृति में है और आधे तरीके से ये नवीन संस्कृति में। आगे देखते हैं, कवि कहते हैं कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं, और जो कुछ है जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, और जो कुछ भी शहर में पुराना प्राचीन है वो बिना किसी स्तंभ के यानी बिना किसी सहारे के, बिना किसी खंबे के अपने आप ही टिका हुआ है, क्योंकि उसे यहाँ के लोगों ने उस संस्कृति को बचाने के चक्कर में बचा करके रखा हुआ है। जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, और जो कुछ भी यहाँ नहीं है यानी जो कुछ भी ऐसा है जो अभी भी यहाँ पर नहीं है, उसको यहाँ कौन कौन थामे हुआ है? यहाँ राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, जो शवों से राख आ रही है, जो रोशनियाँ आ रही हैं दीपकों की, वो थामे हुए ही हैं, उनके स्तंभ थामे हुए हैं। आग के स्तंभ, जो जगह जगह हवन कुंडों की आग है, चिताओं की आग है, वो इसको थामे हुए हैं। पानी के स्तंभ, जो गंगा जल का जो पानी है वो उसका स्तंभ थामे हुआ है। धुआं का स्तंभ, आरती की जो खुशबू है उसका स्तंभ, अगरबत्ती धूप बत्ती की खुशबुओं का स्तंभ, और आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। और इसी तरह से जो आदमी ईश्वर की अरदास में, ईश्वर की जो पूजा है इबादत में, उसमें जो हाथों को उठाता है, उन सब से भी वो इस शहर की उन चीज़ों को थामे हुए हैं जो इस शहर में स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई देती, पर उसकी संस्कृति में, उसके भावों में कहीं ना कहीं अंदर बसी हुई हैं। ये इस शहर की बड़ी अच्छी खासियत है। और आगे वो कहते हैं, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में। और आदमी के जो उठे हुए हाथों के जो स्तंभ हैं, जो हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, वो किसी अलक्षित सूर्य को, बिना किसी सूर्य को देखे हुए या बिना किसी लक्ष्य किए हुए सूर्य को देखे हुए ऐसा लगता है जैसे शताब्दियों से यानी कि सैकड़ों सालों से वो गंगा के जल में अर्घ दे रहे हों। अर्घ आप जानते होंगे, सूरज को पानी चढ़ाने की प्रक्रिया को अर्घ कहते हैं। और अंत में वो कहते हैं, अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। और इस शहर की ये खासियत है कि अपनी एक टांग पर खड़ा है, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, यानी इसकी एक टांग इसके प्राचीन काल में है, इसकी प्राचीन संस्कृति में है। इस शहर का आधा हिस्सा प्राचीन संस्कृति को बचाए हुए है, और वहीं जो दूसरा हिस्सा है जो आधुनिकता की दौड़ में मॉल, सिनेमा, एंटरटेनमेंट हाउस, अम्यूजमेंट पार्क में बदल रहा है, उससे वो बिल्कुल बेखबर है, क्योंकि प्राचीन संस्कृति ने अपने आप को जहाँ का तहाँ बनाए रखा है। तो ये था बनारस की खासियत, बनारस की जो पूरी संस्कृति है। इसके भी विशेष की बात कर लेते हैं। विशेष की तरफ जाएंगे तो मैंने पहले ही बताया कि भाषा वही खड़ी बोली वाली बात है। मुक्त छंद की भी हम बात कर चुके थे, दृश्य बिंब है ही, भाषा सरल सहज सुबोध है, वो पॉइंट भी आप जोड़ सकते हैं। तो 4 पॉइंट तो आप वही लिखिए जो हर पद्य में लिख रहे हैं। और एक अनुप्रास अलंकार इसमें मिला है कि जो पहली लाइन इस पद्य खंड में शुरू हुई थी, आप ध्यान से देखेंगे, कभी सही सांझ, यानी कभी अचानक से शाम के समय या शाम जब आती हो उस समय बिना किसी सूचना के आना, सही सांझ। सही सांझ मतलब 2 बार स आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमको मिल गया है। ये कविता हमने पढ़ी,
मुझे उम्मीद है कि ये कविता का भाव आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से बनारस आधुनिकता की इस दौड़ में भी अपनी प्राचीन संस्कृति को बचाए रखा है, कैसे वो शहर हर चीज़ में आधा आधा है, उस शहर की क्या क्या खासियत है, क्या कैसे उसमें बसंत आता है, बसंत आने का मतलब क्या है आखिर इस शहर में। यदि आपने ये भाव को समझ लिया तो किसी भी प्रश्न का उत्तर भी इस कविता से करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये पाठ आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो इसे आप भी पढ़ें और अपने साथियों को भी पढ़वाएं। धन्यवाद।